अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेज़र एंड ऑप्टिक्स के कोर्स के अंदर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अब्जॉर्प्शन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा मैं ब्रीफ़ कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एटम होता है उसके अंदर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। एटम की बात करें तो एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। तो अगर हम दो स्टेट की बात करते हैं, अगर एक आपके पास एनर्जी स्टेट E1 हो, इसको आप कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, और एक सेकंड स्टेट आपके पास होती है जिसके हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। अब अब्ज़ॉर्प्शन से क्या मुराद है कि अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ फोटॉन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे अब हमारे पास ये एक एटम है जो इस वक्त ग्राउंड स्टेट पे है या लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर है, और अगर हम कोई भी रेडिएशन हम फेंकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करते हैं, अब वो जो रेडिएशन होंगी उसकी अगर हम बात करें एनर्जी, वो होनी चाहिए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स E2 माइनस E1। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इन दो लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी, तो ये जो आपके पास एटम है या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर लेगा, तो ये एक्साइट हो जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो इसको कहते हैं अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? अब्ज़ॉर्प्शन। कि इस एटम ने या इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? रेडिएशन को ऑब्ज़र्व किया और ये एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया। अब इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन जो है वो ये है कि ये जो इंसिडेंट फोटॉन है इसकी एनर्जी इसका डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब डिफरेंस कैसे है? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हाई एनर्जी स्टेट फॉर एग्जांपल 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब ये जो फोटॉन है इसके पास इस एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 20 में से 5 माइनस करें तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए। मैं ये जस्ट एक वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ, एक्चुअली ऐसी वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये बात कर रहा हूँ कि अब ये जो आपके पास फोटॉन आ रहा है, अगर इसके पास इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस होगा तब ये आटम इसको ऑब्जर्व करेगा और ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? पहुंच जाएगा। तो इस फनामना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो द प्रोसेस बाय विच एटम और इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्व फोटॉन, ये फोटॉन जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती हैं, एंड गोज टू द हायर एनर्जी स्टेट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ओके, नाउ अब उसके बाद हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा मैंने समझा दिया, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद। जब आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे तो क्या चीज़ आप लिखेंगे? कंसीडर अ टू लेवल सिस्टम। हमने सिंपल सिस्टम कंसीडर करना है जिसमें दो लेवल्स हैं। हालांकि एनर्जी जो एटम होता है इसके अंदर बेशुमार एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन हम एक इसको समझने के लिए, एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए बहुत आसान या सिंपल एक एनर्जी लेवल्स कंसिडर करते हैं। टू लेवल सिस्टम हैविंग एनर्जी E1 एंड E2, यानी जो लोअर लेवल है उसकी एनर्जी क्या है? E1 है। अपर लेवल है उसकी एनर्जी क्या है? E2 है। और इनके अंदर जो एटम्स की तादाद है वो N1 और N2 है। E1 के अंदर जो एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी उनकी तादाद क्या है? N1। और E2 के अंदर जो है एटम्स की तादाद क्या है? N2। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द एटम नीड सफिशिएंट एनर्जी टू मेक ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी स्टेट। अब हमें पता है कि वो जो फोटॉन आया था उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस एटम को एक्साइटेड स्टेट तक लेके जाए। उसके बाद हम बात करते हैं द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द फोटॉन। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? फोटॉन, इंसिडेंट रेडिएशन जो आप फेंकेंगे, विच हैज़ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स। और उसके पास एनर्जी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? E2 माइनस E1 होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स।
अब ये जो एच म्यू लिखा है ये बेसिकली ई के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, ई इज इक्वल टू एच एफ होता है। एफ को यहाँ पे हमने एक नए सिंबल न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो एनर्जी ई जो है फोटान की एनर्जी एच न्यू वो होनी चाहिए ई टू माइनस ई वन के इक्वल होनी चाहिए, ई टू माइनस ई वन। ओके, अब इस प्रोसेस को अगर हम एक छोटे से रिएक्शन के साथ अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, फॉर एग्जांपल एक एटम ए है, इस पे अगर आप एक इंसिडेंट फोटॉन फेंकते हैं, उसकी एनर्जी एच म्यू है, तो रिएक्शन कैसे होगा कि एक इंसिडेंट फोटॉन, एक इंसिडेंट एटम के ऊपर अगर आप एक एटम के ऊपर इंसिडेंट फोटॉन फेंकते हैं, मतलब यहाँ पे फॉल करते हैं, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो अब इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगा, एटम पे आपने फॉल किया फोटॉन, और ये एक्साइटेड स्टेट, ये जो स्टार होता है, स्टार सिंबल होता है एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो ये जो है ये एटम क्या हो गया, एक्साइट हो गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। तो दिस इज सिंपल एब्जॉर्प्शन केस कि आपने एक फोटॉन फेंका और उसने क्या किया, उस एटम को एक्साइट किया और हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच गया। तो ये आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो है ये E2 जो है एक्साइटेड स्टेट में एटम मौजूद है। ठीक है, अब ये जो एरो शो कर रहा है, ये एरो जो है टॉप से बॉटम ये शो कर रहा है कि ये जो है लोअर एनर्जी है, और इस तरफ अपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी हाई होती जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लो टू हाई। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेट इक्वेशन। अब जरी बात है इसको हमने कुछ डेरिवेशन भी करनी है, तो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन डिराइव करते हैं जिसे हम रेट इक्वेशन कहते हैं। रेट इक्वेशन से मुराद कितने एटम्स जो हैं अब्जॉर्व हो रहे हैं, हाउ मच एटम जो है उसका रेट क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो ये जो होता है ना कि कितने एटम अब्जॉर्व हो रहे हैं, ये डिपेंड दो बातों पर डिपेंड करता है। एक, N1 यहाँ पे कितने एटम्स मौजूद है, यानी जो रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है dN/dt, ये नंबर वन डिपेंड करता है dN/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर वन है N1, यानी N1 स्टेट में कितने एटम्स हैं। अगर N1 में 4 एटम हैं या तो उसमें थोड़े एटम्स ही एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अगर N1 में अगर 100 एटम हो, तो ज़ाहिर बात है अगर एटम्स 4 से 100 हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितने एटम ज़्यादा होते जाएंगे N1 में, उतने ही अब्जॉर्व होंगे, मतलब उतने ही एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे। तो ये रेट जो है dN/dt, रेट ऑफ नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिपेंड्स ऑन N1 के अंदर कितने एटम्स हैं। नंबर टू, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है इंसिडेंट फोटॉन के ऊपर, उसकी डेंसिटी के ऊपर, कि एक आप कितने फोटॉन उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो नंबर टू हम कह सकते हैं dN/dt is proportional to density of incident photon per unit volume, यानी डेंसिटी से हमारा कितने आप फोटॉन फॉल कर रहे हैं। अगर आप एक फोटॉन फॉल करें तो वो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा पाएगा। अगर आप 10 फोटॉन फॉल करते हैं, जितने आप फोटॉन ज़्यादा फॉल करेंगे उतने ही अब्जॉर्व होकर ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, इंसिडेंट फोटॉन की तादाद पे भी, डेंसिटी से हमारा उनकी तादाद पे भी डिपेंड करता है। अब इन दोनों बातों को अगर हम कंबाइन कर लें, इक्वेशन 1 के अंदर को कंबाइन कर लें इन दोनों 1 और 2 को, तो आ जाएगा dN/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इंटू N1, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो गए। उसके बाद हम सिंपल ये करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर देंगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल टू, और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ आइंस्टाइन कोफिशिएंट, b+b21 जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट। और अब ये जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी हर मटेरियल की अपनी एक सलाहियत है अब्जॉर्प्शन की। कोई मटेरियल होगा जिसकी अब्जॉर्प्शन की सलाहियत ज़्यादा है, जैसे कि हम अगर कंपेयर करें, एक तरफ ग्रेफाइट है और एक तरफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अब जो इनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट के अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि ये जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, ये ग्रेफाइट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, लार्जर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि मटेरियल कितना अलाउ करता है, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। ओके, इस इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन हमने लिखी है, इसके अंदर प्लस साइन जो ये शो करता है कि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने रेडिएशन फेंकी,
लोअर स्टेट से एटम्स हाई स्टेट में पहुंच रहे हैं, अब उनकी तादाद अपर स्टेट में ज़्यादा हो रही है, तो प्लस साइन शोज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एट द अपर लेवल, ये एक्साइटेड स्टेट। ओके, ये हो गया एब्जॉर्प्शन कि आपने रेडिएशन फेंकी और वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गई, मतलब वो एटम्स जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब दूसरा फिनोमेना हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन का पहले मतलब समझें। स्पॉन्टेनियस कहते हैं नेचुरल, ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो, नेचुरल फिनोमेना हो, यानी कुदरती तौर पे खुद ब खुद होने वाला अमल, उसको हम नेचुरल या जो सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। मतलब ये इंड्यूस नहीं होता, ये नेचुरल फिनोमेना होता है, खुद ब खुद होता है। अब ये इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास एटम एक्साइटेड स्टेट में हैं, अब वो खुद ब खुद ग्राउंड स्टेट में आते हैं, क्योंकि जब भी आपने अभी बात की, जब आप एटम को एक्साइट करते हैं हाई स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, अब क्या होता है उसके बाद एटम कभी भी अपनी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता, क्योंकि हमेशा याद रखें कि जो जो चीज़ एक्साइटेड स्टेट में होती है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। तो स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हमेशा एटम क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट के से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो इसका मतलब ये है कि ये खुद ब खुद होता है, तो इसी को नेचुरल फिनोमेना को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। थोड़ा अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस इन विच एटम इन द एक्साइटेड स्टेट जम्प्स बाय इटसेल्फ, ये जो वर्ड है बाय इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस, टू लोअर एनर्जी स्टेट बाय एमिटिंग फोटॉन्स। ऐसा फिनोमेना जिसमें एटम्स एक्साइटेड स्टेट में क्या होते हैं, वो जो फोटॉन एमिट करके लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, तो इस फिनोमेना को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। ये जो डायग्राम है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी ये इस तरफ लो एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट, और इस तरफ हमारे पास क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। तो डायरेक्शन जो है हमेशा लो से हाई की तरफ हम एनर्जी की शो करते हैं। ये अगर सपोज करें एक एटम है जो एक्साइटेड स्टेट में है, इस वक्त मौजूद है, जब ये एक्साइटेड स्टेट से डॉटेड लाइन ये शो कर रहा है कि अब इसने लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आना है। जब ये लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा तो जो जो रेडिएशन इसने ऑब्जर्व की थी वो क्या करेगा, वो फोटॉन को एमिट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, अभी तक हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन के हवाले से समझा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे हम जो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास N2 N1 जो है पॉपुलेशन या एटम की तादाद है E2 और E1 एनर्जी स्टेट्स के अंदर, यानी E2 एनर्जी स्टेट्स के अंदर एटम्स की तादाद क्या है, N2 है, E1 के अंदर एटम्स की तादाद क्या है, N1 है। एटम इन द एक्साइटेड स्टेट कैन स्टे फॉर ओनली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो 10⁻8 सेकेंड होता है, एटम जब, हमेशा याद रखें कि एटम एक्साइटेड स्टेट में वेरी शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, यानी वेरी शॉर्ट टाइम क्या होता है, 10⁻8 सेकेंड। इसको कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, ये 10⁻8 सेकेंड होता है। जब ये टाइम कंप्लीट हो जाए तो एटम्स खुद ब खुद अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है, और वो क्या करता है, वो कैसे आता है, वो अप एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। वो फोटॉन को क्या करता है, एमिट करता है। जैसे कि ये मैंने पहले बता दिया कि एक एटम एक्साइटेड स्टेट में है, जब ये ग्राउंड स्टेट में, अब ये यहाँ पे 10⁻8 सेकेंड के लिए जस्ट रहता है। उसके बाद इसने लाजमी तौर पे N1 की तरफ आना है। जब N1 की तरफ आएगा तो क्या करेगा, जो रेडिएशन इसने पहले ऑब्जर्व की थी वो क्या करेगा, मिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि दिस प्रोसेस इज नॉन कोहेरेंट। अब इसमें याद रखिए जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है ये नॉन कोहेरेंट होती है। पहले बात समझे नॉन कोहेरेंट से क्या मुराद है। नॉन कोहेरेंट से ये मुराद होता है कि जो रेडिएशन आ रही हैं, जो आउट गोइंग रेडिएशंस हैं, जो एमिट फोटॉन एमिट हो रहे हैं, उनका वो आउट ऑफ फेज़ होते हैं। आसान अल्फाज में आउट ऑफ फेज़ होते हैं और उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। क्या होती है, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, यानी वो फेज़ में भी नहीं, आउट ऑफ फेज़ होते हैं और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट। अब आउट ऑफ फेज़ से क्या मुराद है, मैं ये समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक एटम ए है, जब वो लो स्टेट में आता है, अब इसने एक फोटॉन फेंका, ठीक है,
मैं इसको थोड़ा दोबारा क्लियर करके बना देता हूँ। इसने एक फोटोन फेंका, ठीक है, ये उसकी वेव फॉर्म है, चूँकि फोटोन वेव्स की सूरत में ट्रैवल करते हैं। एक दूसरा एटम बी है, जब वो लो स्टेट में आता है तो इसने एक फोटोन फेंका। अब आप गौर से ये देख सकते हैं कि ये जब पहले फोटोन का जो क्रस्ट है दूसरे फोटोन के ट्रफ के साथ मीट कर रहा है, मतलब फोटोन ए का क्रस्ट है और फोटोन बी का उस वक्त क्या है, ट्रफ है। तो ये आउट ऑफ फेज हैं, ये एक फेज में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉन कोहेरेंट है। नॉन कोहेरेंट का मतलब है कि फेज में ना हो। तो जो स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से हमें रेडिएशन मिलती हैं वो आउट ऑफ फेज होती हैं, वो नॉन कोहेरेंट होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, उनकी डायरेक्शन एक सेम डायरेक्शन नहीं होती, वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रही होती हैं, मूव कर रही होती। उसके बाद हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन की कुछ डेरिवेशन, कुछ फार्मूलाज इसके अंदर हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसमें फ्रिक्वेंसी क्या होगी एमिटेड रेडिएशन की, तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हम लगा सकते हैं ई इज इक्वल टू एच एफ। एफ की जगह हम न्यू लिख लेते हैं, यानी फ्रिक्वेंसी एफ जो है यहाँ फ्रिक्वेंसी है, न्यू फ्रिक्वेंसी है। तो अगर हम इसकी जगह लिखें न्यू इज इक्वल टू ई ओवर एच, एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट है। अब ई जो है ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन ई टू माइनस ई वन, ई टू माइनस ई वन ओवर एच। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी ऑफ द फोटॉन आ गया, फ्रिक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटॉन आ गया। उसके बाद इस रिएक्शन को अगर हम इक्वेशन से, सिंपल इक्वेशन से शो करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि एक एटम है जो एक्साइटेड स्टेट में है, चार्मिन एक्साइटेड। अब वो क्या करता है, जब ग्राउंड स्टेट में आता है, नॉर्मल स्टेट में आता है, तो ये क्या करता है, फोटॉन एमिट करता है। एच न्यू जो है ये फोटॉन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन। ये क्या करता है, फोटॉन एमिट करता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस। उसके बाद हम बात करेंगे रेट इक्वेशन की। तो रेट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, रेट इक्वेशन से मुराद अगेन कि कितने एटम्स जो है स्पॉन्टेनियस इमिट हो रहे हैं, उसके लिए जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है ये जस्ट N2 पे डिपेंड करता है कि हाई स्टेट में कितने एटम्स हैं। जितने ज़्यादा एटम हाई स्टेट में होंगे उतने ही वापस वो आएंगे, उतनी ही हमें रिजल्ट में रेडिएशन मिलेंगी, ओके। जितने एटम्स की तादाद ज़्यादा होती जाएगी, इसका मतलब N2 स्टेट की पॉपुलेशन पे टोटली डिपेंड करता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब ये इंसिडेंट फोटॉन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन तभी होता है जब हाई स्टेट से लो की तरफ आते हैं एटम्स। तो हम अगर बात करें dN2 और D2 यानी रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू जस्ट N2 यानी एक्साइटेड स्टेट में कितने एटम्स हैं। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम अगर रिमूव करते हैं तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक कांस्टेंट जिसे आप कहते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट A21। और माइनस साइन यहाँ इंट्रोड्यूस किया हमने। माइनस साइन इसलिए इंट्रोड्यूस किया है, माइनस साइन से मुराद ये है कि अब N2 से एटम्स की तादाद कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मिसाल के तौर पे अगर एटम्स, फॉर एग्जांपल 3 एटम्स हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो कुछ सेकंड के बाद इसमें से 2 एटम्स जो हैं वो डाउन स्टेट में आ जाते हैं। दो एटम्स डाउन स्टेट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक एटम रह जाता है, सपोज करते हैं। तो अब 2 एटम यहाँ डाउन स्टेट में आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 एटम यहाँ डाउन स्टेट में आ गए तो हम ये कह सकते हैं कि अब एटम्स की तादाद कम होगी। एक्साइटेड स्टेट में जस्ट एक एटम रह जाता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर करके दोबारा बना लेता हूँ। एक्साइटेड स्टेट में जस्ट एक एटम रह जाता है, क्योंकि वो 2 एटम क्या हुए, वो ग्राउंड स्टेट में पहुंच गए। तो पहले 3 थे, अब एक रह गया। इसका मतलब नेगेटिव साइन जो शो करता है कि एटम्स एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, उसकी तादाद क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स इन N2, ठीक है। और हमेशा ये क्या होते हैं, कम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। फिर इसमें हमने थोड़ा सा डेरिवेशन करनी है, ठीक है। डेरिवेशन के लिए हम सिंपल जो है इसको हमने क्या करना है, इसके लिए इक्वेशन डराइव करने के लिए पहले हम करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। जब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो अब हम ये बात कर सकते हैं dN2 इज इक्वल टू और N2 इक्वल टू dt और इसके साथ -A21।
दोबारा मैं लिख लेता हूँ -A21 dt। मैंने ये किया कि dt को उधर लेके गया और n2 को इधर डिवाइड किया, यानी नंबर ऑफ एटम्स को मैंने एक तरफ कर दिया। उसके बाद मैंने ये करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स पे। इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड्स पे। जब इंटीग्रेट करूँगा तो ये जो 1/n2 है, ये अगर बात करें तो ये 1/n2 जो है, ये log इसकी इंटीग्रेशन होगी आपके पास log ऑफ n2 होगी, विच इज़ इक्वल टू -A21। और dt की इंटीग्रेशन सिंपल t होती है, इसके साथ एक c इंट्रोड्यूस कर लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने इस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये करना है कि हमने इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है। इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमने ये करना है कि जब टाइम ज़ीरो, यानी हम टाइम को ज़ीरो करेंगे, जब टाइम को ज़ीरो करेंगे तो उस वक्त एटम्स की तादाद जो है वो क्या होगी, आपके पास n2 जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि अब एटम्स स्टार्टिंग में, जरी बात है, जब एमिशन स्टार्ट ही नहीं हुई, स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो n2 की तादाद क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हम लिख लेंगे log ऑफ n2 ज़ीरो इज इक्वल टू -A21 इंटू ज़ीरो, टी की जगह ज़ीरो लिखेंगे प्लस सी लिख लेंगे। यहाँ से हम सी की वैल्यू ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सी इज इक्वल टू log ऑफ n2 आ जाएगा, log ऑफ n2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात सारी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा हम सबसे पहले इंटीग्रेट हमने करेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ n2 इज इक्वल टू -A21t प्लस सी, और यहाँ पे इनिशियल बाउंड्री कंडीशन आपने अप्लाई की, तो सी जब आपने टाइम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन में टाइम को आपने ज़ीरो किया, तो सी की वैल्यू यहाँ से log ऑफ n2 आ जाएगी। अब सी की वैल्यू यहाँ उठा के इक्वेशन 3 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, log n2 उसी तरह आ जाएगा, -A2t उसी तरह आ जाएगा, और इसकी जगह सी की जगह log n2 ज़ीरो आ जाएगा। ये टी और ज़ीरो से मुराद टी एट द टाइम टी, और ज़ीरो से मुराद जब स्टार्टिंग टाइम हो। फिर आप इस प्लस फैक्टर को उधर लेके जाए, माइनस हो जाएगा। और फिर ये log का रूल है, log a माइनस log b, log a माइनस log b जो होता है, ये होता है आपके पास log a डिवाइडेड बाई b, log ऑफ a डिवाइडेड बाई, यानी ओवर का रूल, यानी माइनस जो होता है ना, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे, तो इस तरफ एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर -A2t, और ये n2 इधर डिवाइड होकर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, n2t इज इक्वल टू n2 नॉट e पावर -t/t, टाउ इज़ द टाइम। जो -A21 होता है, ये इक्वल होता है 1/टाउ के इक्वल होता है, ठीक है, टाइम के इक्वल होता है। यानी ये नेक्स्ट मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब यानी जो n2 है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, नंबर ऑफ एटम्स स्पॉन्टेनियस में, ये डिपेंड करता है इस टाउ के ऊपर, टाइम के ऊपर, कि कितने टाइम के बाद एटम्स वापस आते हैं। मसलन एटम अगर कितने सेकंड के बाद वो वापस आ रहे हैं, ये 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वापस आ रहे हैं, कितने टाइम के बाद वो वापस रिलीज हो रहे हैं। तो जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, ये डिपेंड्स ऑन द लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड एटम, कि एक्साइटेड एटम का लाइफ टाइम क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अभी तक हमने बात की स्पॉन्टेनियस एमिशन की, कि वो डिपेंड करती है लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड एटम के ऊपर। अब हम मज़ीद बात करते हैं नॉन रेडियो एक्टिव डिके इन द स्पॉन्टेनियस एमिशन। पहले इसका मैं मतलब समझाता हूँ। नॉन रेडियो एक्टिव डिके ये है कि फॉर एग्जांपल, जब हमने अभी बात की कि एट स्पॉन्टेनियस एमिशन में, फॉर एग्जांपल एक एटम एक्साइटेड स्टेट में है, जब वो टाइम पूरा होने के बाद ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो रेडिएशन इमिट करता है। तो ये होगा आपके पास रेडिएटिव एमिशन, रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस एमिशन ये कह सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एटम अपनी एनर्जी किसी नेबरिंग एटम को भी प्रोवाइड कर देता है, और इसका मतलब है कि सराउंडिंग एटम को जो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इससे सराउंडिंग एटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो वाइब्रेट करता है, वो मूव करता है। मतलब एक अगर एटम ए है, इसने अपनी एनर्जी नेबरिंग एटम को प्रोवाइड कर दी बी को, तो अब क्या होगा, उससे बी एटम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें वो अपनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करता है और लॉस एनर्जी स्टेट में आ जाता है। अब ये जो है आपके पास रेडिएशन इमिटर नहीं होगी, वो
अब क्या होगा, इस प्रोसेस में ये रेडिएशन एमिट नहीं होगी, वो एक्साइटेड स्टेट। ऐसा भी हो सकता है वो एक से, अगर ये एनर्जी इस एनर्जी, ये जो एनर्जी प्रोवाइड करे इस एटम को, एनर्जी डिफरेंस के बराबर ना हो, तो ये एक से ज़्यादा दफ़ा ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स के अब इस प्रोसेस में कोई रेडिएशन एमिट नहीं होगी, तो इसको कहते हैं नॉन रेडिएटिव डिके ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। और इसका रेट भी अगेन जो है n2 पे डिपेंड करता है, dn/dt डिपेंड्स और n2, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो इक्वल टू a2, और इसके तादाद भी क्या होगी, माइनस हो। अब यहाँ पे ये जो a2 है, ये कांस्टेंट आइंस्टाइन कोफिशिएंट, इसको हम लाइफ टाइम के साथ, डिके लाइफ टाइम के साथ कंपेयर कर सकते हैं या इसके इक्वल कर सकते हैं। जो लाइफ टाइम होता है 1 व रेसिप्रोकल होता है इस डिके कांस्टेंट कोफिशिएंट का, डी टाउ 1 to 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ a to 1। तो यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस a to 1 की वैल्यू हम फाइंड करके इसमें पुट कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ से फाइंड करें a to 1 इज इक्वल टू 1/tau/1, तो इस a to 1 को हम रिप्लेस कर देंगे 1/tau/1। तो रेट ऑफ नॉन रेडिएटिव डिके इज इक्वल टू -1/tau/1 इंटू n2। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स जो हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स हैं, सबसे पहला है कि आउटसाइड कंट्रोल नहीं होता इसमें, नो आउटसाइड कंट्रोल। इसलिए नो आउटसाइड कंट्रोल बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। यानी एक्साइटेड स्टेट में एटम्स पहुंचने के बाद खुद ब खुद ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो इसका मतलब आउटसाइड से आप इसका कोई रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। नंबर 2, प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, यानी इस पे प्रोबेबिलिटी पे बेस करती है, चांस के ऊपर बेस करती है कि वो एक्साइटेड एटम के लाइफ टाइम के ऊपर बेस करती है। तो इसका मतलब ये नेचुरल लिहाज से ये प्रोबेबिलिस्टिक है। उसके बाद है इसमें इनकोहरेंट भी लाइट प्रोड्यूस होते हैं। इनकोहरेंट को मैं दोबारा बता देता हूँ, ऐसी लाइट जिसमें आउट ऑफ फेज हो, आउट ऑफ फेज हो, इन अनडायरेक्शनल हो, नॉट इन डायरेक्शन हो, किसी सिंगल डायरेक्शन में ये लाइट मूव नहीं करती। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके मोनोक्रोमेटिक, इसमें नॉन मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब होता है वेवलेंथ या कलर। नॉन मोनोक्रोमेटिक से मुराद हो गया कि डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट वेवलेंथ, यानी जो रेडिएशन स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, हर रेडिएशन की अपनी वेवलेंथ होती है। मतलब ये दो रेडिएशन हमें मिली तो इन दोनों की वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके बाद लैक ऑफ डायरेक्शनलिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती वेवलेंथ्स की, रेडिएशंस की जो हमें मिल रही हैं। उसके बाद नेट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडिएटिंग एटम्स, और जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी ये डिपेंड करती है, ये प्रोपोर्शनल है कितने एटम रेडिएट कर रहे हैं। मतलब इसका आसान है कि अगर 2 एटम रेडिएट कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर बात है इसकी इंटेंसिटी 2 के बराबर होगी। मतलब अगर 10 एटम रेडिएट कर रहे हों, यानी एक से ज़्यादा रेडिएट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है हमें मिलने वाले भी जो फोटॉन होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब है नेट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम रेडिएटिंग। जितने एटम रेडिएट करेंगे उतनी ही इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। तो ये थे हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, आज के लेक्चर में हमने बात की, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले बात की अब्जॉर्प्शन की, फिर हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन इस पे बात की। अब्जॉर्प्शन होता है कि जो रेडिएशन ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम्स रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और हाई स्टेट में पहुंच जाता है। उसमें हमने जो सिंपल एक केस देखा, एक जो है सिंपल केस देखा जिसमें 2 एनर्जी लेवल से और फोटॉन एक एनर्जी जो है E1 एटम E1 ने क्या किया, फोटॉन ऑब्जर्व किया और हाई स्टेट में पहुंच गया। यानी जब भी कोई फोटॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। उसके बाद हमने इसकी रेट इक्वेशन को डिराइव किया, और फाइनली फिर हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन को देखा कि जब एटम हाई स्टेट से लो की तरफ आता है, जो रेडिएशन उसने ऑब्जर्व की वो क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन क्या करता है, एमिट करता है। और ये नॉन कोहेरेंट होती हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनकी ना ही कोई टाइमिंग होती है, इनके आउट ऑफ फेज़ होती हैं। और फिर हमने इसकी में रेट इक्वेशन इसकी डिस्कस की, और फाइनली हमने इसकी कुछ डेरिवेशन की और फाइनल रिजल्ट इसका फाइंड आउट किया। और ऐसा भी होता है कि बाद अगर ना ये जो रेडिएशन है, ये जो एमिट हो रही हैं, ये रेडिएशन जो है ये ना भी एमिट हों, एटम क्या करे, अपनी नेबरिंग एटम्स को क्या कर देता है, या नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को बाद दफ़ा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उससे वाइब्रेट करता है एटम।
इन साथ वाला एटम क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, जिससे ये होगा कि अब रेडिएशन इमिट नहीं होंगी। तो ऐसे फिनोमेना को हम नॉन रेडियो एक्टिव स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। और इसमें कुछ इसके फीचर्स हमने पढ़े कि ये प्रॉबिलिस्टिक होती है, ये इनकोहेरेंट होती है, मोनो नॉन मोनोक्रोमैटिक। आई होप अभी क्लियर हो गया है। तो थैंक यू फॉर द लेसन।